Hello students, I am Dr. Neelam Sharma. वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग पिछले कई सेशन से पढ़ते ही आ रहे हैं और नए नए कॉन्सेप्ट्स करते हुए आ रहे हैं, तो उसी सीरीज में नई कॉन्सेप्ट हमारी है वेरिएबल, जो कि हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो वेरिएबल्स को पढ़ते हैं आज हम। चर किसी घटना, क्रिया या प्रक्रिया को जिसका अध्ययन किया जा रहा है प्रभावित करने वाले कारक हैं। चर किसी घटना, क्रिया और प्रक्रिया को जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसको प्रभावित करने वाले कारक को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड चरों पर आधारित होता है। प्रयोगात्मक जितने भी मेथड होते हैं वो चरों पर ही आधारित होती हैं। प्रयोगात्मक विधि का मुख्य उद्देश्य कारण प्रभाव संबंधों को ज्ञात करना होता है। अब अवधारणा क्या है वेरिएबल की? अवधारणा यह है कि चर वह है जिसका मान परिवर्तित हो सकता है। शोध में चर का तात्पर्य उस वस्तु, घटना या वस्तु के उस गुण से होता है जिसका मापन किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस का हम मापन नहीं कर सकते, है ना, जिस गुण का हम मापन नहीं कर सकते वो चर के अंतर्गत नहीं आ सकता। जिन गुणों का हम मापन कर सकते हैं वही चरों के अंतर्गत आती है। तो गैरट ने क्या कहा है? गैरट ने कहा है कि चर में ऐसी विशेषताएं एवं गुण होते हैं जिनमें मात्राएं, विभिन्नताएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। मात्राएं, कितनी मात्रा में कितना, है ना, तथा जिनमें एक आयाम पर परिवर्तन होते रहते हैं और उनका परिवर्तन भी होता रहता है। जैसे जैसे हम रिसर्च में आगे बढ़ते हैं तो वेरिएबल्स में चर भी परिवर्तित होते रहते हैं, है ना। विशेषताएं क्या है? अब इनकी विशेषता ये है कि किसी भी वस्तु, चीज या घटना को चर कहलाने के लिए आवश्यक है उसमें मापे जाने का गुण हो। ठीक है, पहले तो विशेषता ये होनी चाहिए, है ना। अगर गुण नहीं है तो वह चर किसी की श्रेणी में चर नहीं आ सकता, है ना, चर की श्रेणी में नहीं आ सकता। चर कहलाने के लिए किसी वस्तु, चीज, प्राणी के गुणों का मापन केवल मात्रात्मक ढंग से ही नहीं बल्कि मतलब मात्रात्मक ढंग से ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। यदि वह मापन गुणात्मक ढंग से भी हो तो भी इसे चर की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अगर गुणात्मक रूप से मापन किया जा रहा है किसी वस्तु के गुणों का, घटना के है ना, घटना का, तो वो अगर गुणात्मक ढंग से किया जाता है तब भी वो किसकी श्रेणी में आता है? तब भी वो चरों की श्रेणी में ही आता है। अब इस चर कितने प्रकार के होते हैं, है ना, इनको क्या कहते हैं? फिलैंड के अनुसार और दो चर होते हैं, स्वतंत्र या आश्रित चर, है ना। और स्वतंत्र या अनाश्रित चर को क्या कहते हैं? स्वतंत्र या अनाश्रित चर, इंडिपेंडेंट, है ना, इसको स्टिमुलस भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट भी कहते हैं और एक्टिव भी कहते हैं इस चर को। ठीक है, कैंडलैंड के अनुसार स्वतंत्र चर एक प्रयोग के वे कारक होते हैं जिन पर प्रयोगकर्ता का क्या होता है? नियंत्रण होता है। उन्हें घटा और बढ़ा भी सकता है और हेर फेर भी कर सकता है, परिवर्तन भी कर सकता है, जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकता है। तो ये होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब आगे इसके स्वतंत्र चर को परिभाषित किया है डिमेट्रो ने, परिभाषित किया है बड़े अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन भी किया है अपनी परिभाषा में। स्वतंत्र चर वह चर होता है जिसे रिसर्चर प्रत्यक्ष रूप से या चयन के द्वारा इस उद्देश्य से हेरफेर करता है कि उसके प्रभावों का व्यवहार पर अथवा आश्रित चर पर अध्ययन किया जा सके। क्यों? प्रत्यक्ष रूप से भी और स्वतंत्र चर वह चर होता है जिसमें रिसर्चर प्रत्यक्ष रूप से या चयन के द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या सिलेक्शन के द्वारा क्या करता है? हेरफेर करता है, उसके प्रभावों का व्यवहार पर अथवा आश्रित चर पर अध्ययन किया जाता है। जो व्यवहार परिवर्तन होता है उस पर उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इसको एक उदाहरण से समझिए। यदि प्रकाश की मात्रा संबंधित कोई प्रयोग है तो उसमें घटाना बढ़ाना प्रयोगकर्ता के हाथ में है, परंतु यदि आप इससे संबंधित है कि केवल यदि आयु से संबंधित कोई रिसर्च है, आयु से संबंधित कोई वेरिएबल है हमारे पास में, तो उसमें आयु में तो वो रिसर्चर अपने आप नहीं बढ़ा सकता ना किसी भी बच्चे की कि दो मुझे तो 6 साल का बच्चा चाहिए तो तुम 6 साल के हो जाओ। अभी वो तो 6 साल की उम्र पर ही होगा ना। तो ऐसे केवल चुनाव, इनका जो हमें चुनाव द्वारा ही क्या करना पड़ेगा, इनको अपने चुनाव द्वारा ही प्राप्त करना होगा इन वेरिएबल्स को। ठीक है, अब जो है चरों का वर्गीकरण देख लेते हैं कि कैसे होता है। पहला वर्गीकरण है स्वतंत्र चर, जो मैंने अभी पढ़ा दिया। दूसरा है आश्रित चर, तीसरा है बाह्य चर और चौथा है जो है मात्रात्मक, गुणात्मक, खंडित और निरंतर चर। चार तो चौथे भाग में है, वर्गीकरण क्रम 4 भागों में किया ना हमने इनका। फिर तीसरे में बाह्य चर
और दूसरे में है आश्रित और पहले में है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर को कहते हैं इंडिपेंडेंट। इसके भी दो भाग होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी कि इसको सक्रिय और निर्दिष्ट। अप्रत्यक्ष को निर्दिष्ट कहते हैं और इस प्रत्यक्ष को सक्रिय चर कहते हैं। आश्रित चर या व्यवहार चर या अनुक्रिया, इसको रेस्पॉन्स चर कहते हैं, क्योंकि जो भी कुछ हम हेर फेर करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, वो 100% आश्रित चर पर क्या होगा, जब हेर फेर करेंगे तो प्रभाव होगा ना तो आश्रित चर पर, तो इस तरीके से वो रेस्पॉन्स करेगा। कि अगर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसकी गतिविधियों में तो रेस्पॉन्स होगा, उसकी क्रियाओं में प्रतिक्रियाओं में तो रेस्पॉन्स होगा ना। तो इस तरह से बाह्य चरण के भी प्रकार हैं। अब बाह्य चरण के कम से कम भी दो प्रकार। पहले तो इस बाह्य चरण में पहला है सतत रूप से प्रभावित चर, दूसरा है असतत रूप से प्रभावित चर। कि बाह्य चर वो कौन कौन से हैं जो किसी भी रिसर्च को प्रभावित करते हैं, वो चर कौन से हैं। तो वो चर जो है 4 तो है सतत रूप से, और जो है 4 है असतत रूप से प्रभावित चर। एक हो गया जैविक संगत चर, दूसरा हो गया पर्यावरण संगत चर, तीसरा हो गया अनुक्रम संगत चर, चौथा हो गया प्रयोगकर्ता संगत चर। और असतत रूप में प्रभावित चर के कितने प्रकार हो गए, निम्न स्तर प्राथमिक क्रियाएं, असहयोगी प्रोज्य, दोषपूर्ण यंत्र का परीक्षण, आंकड़ों का गलत विश्लेषण। अब जैविक में क्या है, जैविक में क्या होता है ना। अब प्रयोग अभी देखते हैं कि हेर फेर के आधार पर दो प्रकार के होते हैं स्वतंत्र चर, ई टाइप और एस टाइप। ई टाइप तो वे होते हैं जब चाहे जब रिसर्चर जब चाहे जब उनमें परिवर्तन कर सकता है, ये तो होगा ई टाइप, ठीक है। दूसरा होगा एस टाइप, उनको जो है जब प्रयोगता चयन प्रक्रिया द्वारा स्वतंत्र चर में हेरफेर करता है तब चुने हुए स्वतंत्र चर को एस टाइप कहते हैं। इनको असाइनेबल भी वेरिएबल भी कहते हैं। ये इस रूप में भी आ सकता है क्वेश्चन कि जो है इन एस टाइप को क्या कहते हैं, इनको असाइनेबल चर भी कहते हैं, वेरिएबल भी कहा जाता है। इनका उदाहरण क्या है, आयु, बुद्धि, लब्धि, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक स्तर, ये होते हैं। अब जैविक चर क्या है, पहले थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि बाह्य आश्रित चर क्या है। इंडिपेंडेंट तो मैंने बता दिया आपको। अब आश्रित चर क्या है, बाह्य चर क्या है, मध्यवर्ती चर क्या है, मॉडरेट चर क्या है, संगत चर क्या है, और जैविक चर क्या है, पर्यावरण चर। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, अब देखो इस तरह से पढ़ते हैं। आश्रित चर क्या हुआ, टाउनलैंड के अनुसार आश्रित चर वह कारक होता है जो कि रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। कौन सा होता है, जो रिसर्च को, क्योंकि हम कर तो उसी के ऊपर रहे ना, डिपेंडेंट में तो अदल बदल हेर फेर किस में होंगे, हेर फेर करेंगे तो इंडिपेंडेंट में। लेकिन प्रभाव किस पर पड़ेगा, प्रभाव आश्रित पर पड़ेगा, है ना। जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वतंत्र दिए जाने, हटाने का या परिवर्तित करने पर उसके अनुसार ही प्रकट, लुप्त या परिवर्तित होता है ना। बाह्य चर क्या है, ऐसे चर जिनका हमें अध्ययन नहीं करना होता परंतु फिर भी में आ जाते हैं, बाह्य चर क्या है। इसलिए ऐसे चरों को नियंत्रित करना आवश्यक होता है, इन्हें ही बाह्य चर कहा जाता है। बाह्य चर अध्ययन के परिणाम को प्रभावित करते हैं। बाह्य चर आ जाते हैं ना कि अनचाहे आ जाते हैं, तो जैसे है ना, तो यह स्वतंत्र तथा आश्रित चर दोनों से संबंधित होते हैं। ये जो बाह्य चर हैं, इन दोनों को इंटरवेनिंग जो एक्सटर्नियस जो वेरिएबल होते हैं, ये दोनों ही चरों को प्रभावित करते हैं। आश्रित चर को भी प्रभावित करते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी प्रभावित करते हैं। अब मध्यवर्ती चर, शैक्षिक अनुसंधान में बहुत से ऐसे चर हैं स्वतंत्र व आश्रित चर के मध्य में क्रियाशील होते हैं। जैसे छात्र का मोटिवेशन, जैसे छात्र के ऊपर ही हम कोई कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो छात्र के मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन और अत्यधिक अधिगम प्रक्रिया में जो चर होते हैं वे सभी चर मध्यवर्ती चर कहलाते हैं। मतलब मोटिवेशन से संबंधित, उसका मोटिवेशन हाई लेवल का है, लो लेवल का है, इस तरह से ये जो है मोटिवेशन में बदलाव, कभी मोटिवेटेड है स्टूडेंट, कभी मोटिवेटेड नहीं है स्टूडेंट, तो उनमें बदलाव करता है मध्यवर्ती, इंटरवेनिंग, हस्तक्षेप चर भी इसको ही कहा जाता है। प्रयोगकर्ता को ऐसे मध्यवर्ती चरों से सावधान रहना चाहिए, ठीक है। उनको मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि उनका जो मोटिवेशन लेवल है, अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इतना हम उस पर ध्यान रखें कि वो जो है उसको डिस्टर्ब ना कर पाए हमारी रिसर्च को। अब आगे बात मॉडरेटर की। मॉडरेटेड चर वे होते हैं जो अन्य दो चरों के बीच को संबंध को बदलने की क्षमता रखते हैं। जो अन्य दो चरों के संबंध को बदलने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं, वो होते हैं कौन से चर, मॉडरेटेड चर, ठीक है। अब वो क्या होता है कि इनके ये उनके संबंधों की ताकत को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, है ना। जैसे रिलेशनशिप देखना है हमें दो चरों के बीच में, तो उसे घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, इनमें इतनी ताकत होती है मॉडरेटेड चर में, ठीक है। और संगत चर, अब संगत चर रेलिवेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, शोध में प्रयुक्त होने वाला यह प्रमुख तीसरा चर है। इसे बहिरंग नियंत्रण चर, अस्त व्यस्त चर करने वाला चर भी कहा जाता है। यह हमारी पूरी रिसर्च को अस्त व्यस्त भी कर सकता है।
संगत चर कहते हैं, जिसे प्रभाव को आश्रित चर मतलब आश्रित चर पर रोकता है, रिसर्चर रोकता है इस पर कि इसका प्रभाव आश्रित चर पर ना पड़े, परंतु वस्तुतः संगत चर स्वतंत्र चर की श्रेणी का है, लेकिन प्रयोगकर्ता इसके प्रभाव का अध्ययन नहीं करना चाहता संगत चर जो है इसलिए इसे नियंत्रित करके रखता है, क्योंकि साथ में चले आते हैं चर, चर के साथ ही और भी जुड़ जाते हैं दूसरे चर, तो ये होते हैं रेलिवेंट चर। तो सतत रूप से प्रभावित संगत, अब ये दो तरह के होते हैं, ऐसे तो कंटिन्यूस लगे रहते हैं पूरी रिसर्च के दौरान ही लगे रहते हैं, और एक होते हैं असतत, असतत, ठीक है। तो सतत में हो गए जैविक। अब जैविक कौन सा है? जैविक चरों का संबंध प्रयोज्यों के विशेष मनोदेहिक तथा जैविक जीवशील गुणों से होता है। जैविक चरों के प्रयोज्य कौन से होते हैं? जिन पर हम प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारे प्रयोग के हमने जो डाटा कलेक्ट किया है प्यूपल्स के रूप में, तो प्रयोज्यों के विशेष मनोदेहिक, उनके मन का शारीरिक जितना भी मतलब स्थिति होती है शरीर की और मन की, उन और जैसे उनके शरीर गुण जैसे होते हैं, उन्हीं आधार पर ये क्या करता है, उन्हीं संबंधों पर जैविक चर होते हैं। जैविक चरों का आधार उनकी विशेषताएं होती हैं, जिसमें उनको मापन द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरणतः बुद्धि, ऊंचाई, भार, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, चिंता, समायोजन के स्तर, ये हो गए जैविक चर, ठीक है, जो सतत रूप से प्रभावित संगत चर होते हैं। अब आ गए पर्यावरणीय चर। मानव व्यवहार केवल स्वतंत्र चर से ही परिवर्तित नहीं होता, बल्कि पर्यावरण के उन कारकों उनको प्रभावित करते हैं, जैसे वातावरण का घटना बढ़ना, तापक्रम कम होना, ज्यादा होना, है ना, प्रकाश की मात्रा, शोर, संगीत, मानव व्यवहार में अनेक संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, ये होते हैं पर्यावरणीय चर। इन्हें पर्यावरणीय चर इसलिए कहता है, और इनको टास्क वेरिएबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टास्क वेरिएबल भी कहा जाता है ना। अब नेक्स्ट है अनुक्रम संगत चर। अनुक्रम संगत चर कौन से हैं? ये है जैसे थकान का प्रभाव। अनुक्रम जैसे हमने रिसर्चर कर रहा है रिसर्च, तो थकान जो हमारे जो प्रयोज्य हैं, जिन पर हम प्रयोग कर रहे हैं, उनको थकान, है ना, उनकी थकान का प्रभाव, अभ्यास का प्रभाव, ज़्यादा अभ्यास तो नहीं करवाते, अभ्यास की वजह से भी थक जाते हैं। अनुकूलन का प्रभाव, पूरी वस्तु स्थिति पर्यावरण पूरा अनुकूल है या नहीं है, उसका प्रभाव, है ना, एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पे पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। इसके कारण आश्रित चर में परिवर्तन हो सकता है। प्रयोगकर्ता को उनका उचित नियंत्रण करना चाहिए, यदि प्रयोगकर्ता को इसका भी नियंत्रण करके रखना चाहिए। फिर है प्रयोगकर्ता संगत चर। प्रयोगकर्ता संगत चर कौन सा है? प्रयोगकर्ता की आयु, अभिवृत्ति, शारीरिक समस्या, जैसे कि जो प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंटर है, उसकी मानसिक समस्या, है ना, शारीरिक समस्या, इनका भी प्रभाव देखने को चरों के ऊपर पड़ता है ना। इन सब चरों को प्रभावित प्रयोगकर्ता संगत चर कहा जाता है। प्रयोगकर्ता को इन सब को नियंत्रण करना आवश्यक होता है ना। ऐसा रूप से प्रभावित चर कौन से होते हैं? संगत चर निम्न स्तर की प्रयोग क्रिया, वे क्रियाएं जिनका संचालन बहुत ही निम्न स्तर का होता है, इस कारण वे शोध पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। जिनका जो है जैसे कि लो लेवल हम करना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट बहुत हाई लेवल का, लेकिन हम जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं सब लो लेवल की कर रहे हैं, तो वो उसको प्रभावित करेंगे ना। तो ये हो गए आपके निम्न स्तर की प्रयोगिक क्रियाएं, ठीक है। और असहयोगी प्रयोज्य, जिन पर हम प्रयोग कर रहे हैं, यदि उनका सहयोग सही तरीके से नहीं है ना, रिसर्चर के साथ सहयोग सही नहीं है, सहयोग ही नहीं करना चाहते, कहीं चले जाते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं, या बीमार हो गए, बहाना बना देते हैं, तो इससे भी क्या होता है, असहयोगी प्रयोज्य होते हैं, तो भी प्रभाव पड़ता है इसका। दोषपूर्ण यंत्र या परीक्षण, चरों के ऊपर दोषपूर्ण इनका भी प्रभाव पड़ता है कि यदि बनाने वाला रिसर्चर टूल को सही तरीके से बनाना नहीं जानता है और क्षमता नहीं रखता है, और जो है फिर भी अपने बनाए हुए टूल्स का उपयोग यूज़ करता है, तो उनकी जो रिजल्ट आते हैं, रिसर्च के रिजल्ट आते हैं, वो गलत आ जाते हैं, ठीक है। अब विशेषताओं के आधार पर चरों का वर्गीकरण, है ना, जैसे मैंने पहले बताया था गुणात्मक चर। अब गुणात्मक चर कौन से होते हैं? इन चरों का संबंध अध्ययन संबंधित जीवों की विशेषताओं या सील गुणों से होता है, ठीक है। गुणात्मक चर में वे चरों को रखा जाता है जिनमें ऐसी श्रेणियां होती हैं जिन्हें मात्रा के रूप में सुव्यवस्थित नहीं किया जा सकता। प्रजाति, जिन्हें मात्रा के रूप में, जो 3-4 प्रजाति तो नहीं होती ना, 3 प्रजाति 4 प्रजाति ऐसे नहीं होती, प्रजाति का एक नाम होता है, ठीक है, कैटेगरी होती है। धर्म, पेशा, यौन आदि, ठीक है, सेक्स, औरत, आदमी, इस तरह से, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की। मात्रात्मक चर कौन से होते हैं? मात्रात्मक चर वैसे चरों को कहा जाता है जिनकी श्रेणियों को मात्रा के रूप में सुव्यवस्थित किया जाता है। कैसे कि जैसे आयु, वृद्धि, सीखने के प्रयासों की कुल संख्या, ये होते हैं आयु होती है ना, 5 साल, 6 साल, 7 साल, इस तरह से वृद्धि, है ना, कितनी वृद्धि हुई, कितनी 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, इस तरह से ये। और सीखने के प्रयासों की कुल संख्या, किसी सीखने की कुल संख्या होगी ना, कितने प्रयास किए, 2 प्रयास किए, 4 प्रयास किए, 10 प्रयास किए, ये सीखने। उनके उदाहरण क्या हैं? ये हो गया, शोध क्रिया में गुणात्मक चर की अपेक्षा मात्रात्मक चर को ज़्यादा प्रयोग
किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका ठीक ढंग से मापन किया जा सकता है। गुणात्मक को मापन करने में थोड़ी कठिनाइयों का अनुभव करते हो, तो उनका भी आता है, लेकिन थोड़ा सा कठिनाइयाँ आती हैं। अब खंडित चर या ऐसा चर कौन सा है? डिस्क्रीट वेरिएबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। खंडित चर वैसे चरों को कहा जाता है जो संपूर्ण इकाई के रूप में पाया जाता है। संपूर्ण इकाई 1 2 3 4 5 6 इस तरह से संपूर्ण इकाई के रूप में, जैसे कि सदस्यों की संख्या, कमरों की संख्या, लड़के लड़कियों की संख्या। निरंतर चर या सतत चर। अब नेक्स्ट है निरंतर चर, कंटिन्यूअस वेरिएबल। ये कौन से होते हैं? निरंतर चर एक ऐसी मात्रात्मक चर होता है प्राय जिसकी यथार्थता की शुद्धता का मापन उस काल्पनिक मात्रा तक संभव है जहां तक उसको मापने के यंत्र उपलब्ध है। ये कौन सा है? जहां तक उसके मापने के यंत्र उपलब्ध हैं, यानी कि तब तक हम माप सकते हैं उसको, उस चर को, जब जहां तक कि उसके उपलब्ध है। जब नहीं होंगे तभी हम उसको छोड़ते हैं, है ना। दो उदाहरण कैसे? जैसे समय, आयु, लंबाई, इनके यह हमारे पास यंत्र होते हैं, है ना, मापने के यंत्र उपलब्ध होते हैं, और जब तक होते हैं तब तक हम उन्हें मापते हैं। शोध चरों के चयन हेतु आधार। अब शोध चरों के चयन हेतु आधार कौन कौन से होते हैं? शोध चर करते समय शोधकर्ताओं को सर्वप्रथम स्वतंत्र आश्रित चर का निर्धारण करना होता है। इसके होते हैं सैद्धांतिक चर, शोध प्रारूप, डिसीजन, वो जो है रिसर्च डिजाइन। शोध में चरों के चयन हेतु आधार है रिसर्च डिजाइन की। जैसा हमारा रिसर्च होगा उसी के अकॉर्डिंग हम चर लेंगे। क्वालिटेटिव होगा क्वालिटेटिव, क्वांटिटिव होगा क्वांटिटिव, ठीक है, इस तरीके से हम लेते हैं। प्रयोगात्मक होगा प्रयोगात्मक। व्यवहारिक कौन सा? कि सीमित चरों का अध्ययन हो सकता है उसमें ना, इसमें व्यवहारिक आधार पर तो हम सीमित चरों का ही अध्ययन कर सकते हैं। जैसे शोधकर्ता चरों का अध्ययन इस प्रकार करता है कि सही ढंग से मापन संभव हो, है ना, व्यवहारिक आधार पर। अब चरों के चयन के अंतिम निर्णय के लिए परिस्थितियाँ। अब हम कैसे चरों की क्या वो होनी चाहिए, मतलब कि विशेषता या परिस्थितियाँ, ऐसी कैसी परिस्थितियाँ हैं जिनके आधार पर हम चरों का चयन कर सकते हैं कि वो अच्छे हैं या नहीं है, या हमने सही चरों का चयन किया है कि नहीं किया है। चरों को परिभाषित करते समय जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उनके अर्थ में विश्वसनीयता होनी चाहिए। जैसे कि उनमें जो है अर्थपूर्ण होने चाहिए, कहने का तात्पर्य यही है। व्यावहारिक रूप से जिन शब्दों की परिभाषा दी गई है उनके परिभाषित शब्द नहीं होने चाहिए, ये दो ही अर्थ ही नहीं होने चाहिए, है ना। एक शब्द है तो उसका एक ही अर्थ होना चाहिए। जिन परिभाषाओं का चयन किया गया उनकी शोध की दृष्टि से सार्थकता होनी चाहिए। जो हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इनको क्या है कि शोध की दृष्टि से क्या होना चाहिए, ये शोध की दृष्टि से इनकी सार्थकता होनी चाहिए। परिभाषा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो शोध की सभी परिस्थितियों में प्रयुक्त हो सके, ठीक है। चर तथा उसका नियंत्रण। अब यह है कि चरों पर कंट्रोल करने की भी जो क्षमता होनी चाहिए रिसर्चर्स के पास होनी चाहिए, कि जब कंट्रोल मतलब जब उनकी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चरों को और जो बाह्य चर होते हैं और दूसरे चर होते हैं ये मतलब डिस्टर्ब करने लगे तो उनको जो है नियंत्रण किया जा सके, तो उन चरों को कहते हैं नियंत्रण चर, ठीक है। प्रयोज्य संबंधित संगत चरों पर नियंत्रण कैसे करते हैं? प्रयोज्य संबंधी, जब जिन प्रयोज्य मतलब जिन पर हम प्रयोग कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंटर किन पर प्रयोग करता है, जो प्रयोज्य होते हैं उनको कैसे नियंत्रण करे? संगत चरों का, है ना, उनके संगत चरों को कैसे करे नियंत्रण? पहला करना चाहिए संतुलित प्रविधि द्वारा, दूसरा यमज द्वारा, तीसरा मिलान द्वारा, चौथा समान मध्यमान मानक विश्लेषण पर आधारित विधि, परिसंतुलन प्रविधि, यादृच्छीकरण विधि। इनसे हम प्रयोज्य संबंधित संगत चरों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अब प्रयोज्य संबंध क्या होते हैं? ये होते हैं कि यदि दो तरह के डाटा लिए हैं हमने, तो उनको हमें दो डाटा में वो क्या करना चाहिए, बनाने चाहिए, ठीक है। जैसे यमज विधि होती है, यमज विधि में क्या करते हैं कि इसके अंतर्गत दोनों समूह में उपलब्ध यमजों में एक एक इकाई को लिया जाता है। इसमें धारणा है कि प्रयोज्यों की जो विशेषता एक समूह में है वही विशेषता दूसरे समूह, यानी कि दोनों में जो अगर एक समूह में एक विशेषता है तो दूसरे में भी वही विशेषता होनी चाहिए, तभी सार्थक माना जाएगा, क्योंकि दोनों में बराबर चीज़ हो गई, है ना। जैसे मिलान विधि ऐसे होते हैं, जैसे दो बना लिया हमने जोड़े, एक ए बी बना लिया और एक बी सी बना लिया, तो अगर हम दोनों की वो करनी है, स्टडी करनी है दोनों ग्रुप के ऊपर, तो हम ए बी बी सी हमको उसको बोल सकते हैं। पहले समान मध्यमान मानक विचलन पर आधारित है ना, ये मध्यमान तथा मानक विचलन के आधार पर किया जाता है। दोनों समूह को समान करने के लिए उनका मध्यमान दो ग्रुप बना लिए, और समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उनके लिए उनका मध्यमान और मानक विचलन समान कर लिया जाता है। उनको करने के लिए क्या करेंगे, हम मध्यमान और मानक विचलन समान कर लेंगे। परिसंतुलन क्या होता है? काउंटर बैलेंस। क्या काउंटर बैलेंस कैसे करते हैं? जैसे ए तथा बी है तो उन्हें हम क्या करेंगे, ए बी बी ए के रूप में प्रस्तुत किए जाने पर परिसंतुलित किया जाता है। इस विधि में
क्या करते हैं कि प्रायोगिक समूह तथा नियंत्रित समूह के, जब एक तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, एक हो गया हमारे पास में कंट्रोल ग्रुप, तो हम क्या करेंगे, हम उनको उन पर प्रयोग की स्थितियों का प्रभाव समान रूप से पढ़ सके। यदि ए बी तथा बी है तो उन्हें ए बी बी ए के रूप में प्रस्तुत किए जाने पर परिसंतुलन किया जाए, यानी कि उनको हम इस तरह से करेंगे ए बी बी ए, इस तरीके से हमें बना लेंगे एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इनको ऐसा नाम देंगे, याद रखिए रैंडमाइजेशन, यादृच्छिकरण विधि। रैंडमाइजेशन में तो अगर 100 में से 2 इधर से उठाए तो 100 में से 2 इधर से उठाएंगे तो बराबर ही हमारा डेटा हो जाएगा। ठीक है, अब स्थिति संबंधित संगत चरों पर नियंत्रण, जैसे कि निरासन, यदि शोर का प्रभाव पड़ रहा है हमारी रिसर्च पर तो हम क्या कर सकते हैं, शोर को नियंत्रित कर सकते हैं, उसे ऐसे कक्ष में कर सकते हैं, ध्वनि नियंत्रित कक्ष का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम ध्वनि को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये हो गया स्थिति संबंधित संगत चरों पर नियंत्रण। कैसे कर सकते हैं कि शोर का प्रभाव पड़ रहा हो तो हम ध्वनि नियंत्रित एक कमरे का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अनुक्रम सीक्वेंस टाइप में, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जैसे थकान, निरंतर अभ्यास या समायोजन से उत्पन्न होते हैं। इसके लिए परिसंतुलन की आवश्यकता होती है कि थोड़ा थोड़ा रेस्ट दे करके प्रयोज्यों को थोड़े रेस्ट दे करके उनकी थकान को दूर किया जा सकता है, तब उनका प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोगकर्ता की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। प्रयोगकर्ता संबंधित संगत चर कौन सा है कि 3-4 प्रयोगकर्ता के बजाय 1 या 2 ही, सबसे बेस्ट तो 1 ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 प्रयोगकर्ता का इसमें हम कर सकते हैं, है ना। अब इसके हम एक तुम्हें आपको जो है ऐसे उदाहरण देती हूँ, एक कंप्लीट एग्जाम्पल, जिससे कि आपको पूरी, ये तो मैंने थ्योरी बताई है, आपको थ्योरी से भी थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, और अब प्रैक्टिकली रूप में एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, उससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वेरिएबल बहुत ही कठिन जो है टॉपिक है, परंतु मैंने इसे सरलतम ढंग से बताने की कोशिश की है ना। और अब बता देती हूँ आपको कंप्लीट एग्जाम्पल इसका। जैसे हमारे पास समस्या है, अब वेरिएबल्स किसके होते हैं, समस्या के होते हैं। समस्या किसकी होती है, रिसर्च की होती है। रिसर्च करेंगे तो समस्या भी लेंगे, समस्या लेंगे तो वेरिएबल भी इसमें होंगे ही होंगे। ठीक है, तो समस्या मान लीजिए हमारे ये है कि योग अभ्यास का विद्यार्थियों के तनाव पर प्रभाव, तो इसमें स्वतंत्र चर कौन सा है बताइए, योग अभ्यास है। तनाव का स्तर क्या हो जाएगा, निर्भर चर, क्यों निर्भर यानी क्या, डिपेंडेंट, क्योंकि ये असर इसी पे तो असर देखेंगे हम, है ना। इंटरवेनिंग वेरिएबल कौन सा हो जाएगा, जैसे योग अभ्यास से स्टूडेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, इसी से उसका स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो गया, कम हुआ तब भी इंटरवेनिंग, और ज़्यादा हुआ तब भी, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हुआ, इंटरवेनिंग वेरिएबल हुआ, है ना। क्योंकि योगा जो है डायरेक्टली तो स्ट्रेस पर प्रभाव डालेगा नहीं, है ना, डायरेक्ट तो डाल देना योगा, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के थ्रू डालता है कि बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वो ज़्यादा योगा करेगा, और जब लगेगा उसे कि हाँ फर्क लग रहा है बॉडी में, तो फिर और ज़्यादा करेगा। तो ऐसे है ना, उसके थ्रू डालता है। मॉडरेटिंग वेरिएबल, संयोजक चर कौन से होगा, अगर कोई चर इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को बढ़ाए या घटाए तो क्या होता है, जैसे जेंडर, है ना, जैसे विद्यार्थी हैं, अब लड़कियों में जो है, लड़कियों का हो सकता है योगा का असर लड़कियों पर ज़्यादा पड़ता हो, लड़कों पर कम पड़ता हो, तो इसका भी असर पड़ता है इस पर। जेंडर मॉडरेटिंग वैल्यू हुआ है ना, जेंडर हो गया इसमें मॉडरेटिंग वेरिएबल। अब अगर एक्सटेंशन वेरिएबल, बाह्य चर कौन सा है, फैमिली एनवायरनमेंट, ठीक है, या उसका वर्कलोड, है ना, एकेडमिक वर्कलोड, जैसे बहुत मतलब ये दो चीज़ें हो सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई का लोड हो, या फिर वर्क जो है एनवायरनमेंट, फैमिली एनवायरनमेंट, कुछ कलेश चल रही हो, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हो, उनका प्रभाव भी पड़ता है ना, जब भी कोई एक्टिविटी करेंगे उस पर तो प्रभाव पड़ता ही है। कन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है, तो इसको हमें क्या है कि एक्सटेंशन वेरिएबल को हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए। कन्फाउंडिंग असंगत कौन सा है, अगर कोई वेरिएबल ऐसा है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से जुड़ा हो तो वो कन्फाउंडिंग होता है, जो इन दोनों चरों से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं कन्फाउंडिंग वेरिएबल, असंगत चर। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स का ओवरऑल हेल्थ कंडीशन, यदि ऑलरेडी फिजिकली इल है तो जो योग करेगा तो वो बीमार रहेगा, तो हल्का ज़्यादा नहीं कर पाएगा ना, ज़्यादा मात्रा में नहीं कर पाएगा, तो कम मात्रा में कर पाएगा तो उसकी कम पतला होगा, या कम उसकी बॉडी हेल्थ इशू अच्छा नहीं होगा, उसका कम अच्छा होगा हेल्थ इशू। तो इस प्रकार से हेल्थ मतलब हेल्थ जो उसकी हेल्दी मतलब कम होगा, जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो कम होगी। योग का असर स्ट्रेस पर वैसा नहीं दिखा। असंगत चर कौन सा होता है, रेलिवेंट वेरिएबल, योगाभ्यास और तनाव दोनों ही रिसर्च प्रॉब्लम से संबंधित हैं। तो ये हो गया रेलिवेंट है, तो योगाभ्यास और तनाव दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये हो गया आपका संगत चर। तो स्टूडेंट्स वेरिएबल्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है, अपनी बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है।
और इसके साथ वेरिएबल के साथ साथ ही हम जो है PYQ भी करने हैं। तो हम PYQ हमारे हो गए थे 60 तक, अब 61 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैज़ ट्रू 0 पॉइंट। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जो है फैक्ट्स वाइज क्वेश्चन है, जैसे कि नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। तो इसमें स्टूडेंट सही कौन सा होगा? ट्रू 0 पॉइंट। याद रखिएगा कि रेशियो क्या होता है? रेशियो स्केल। ठीक है। लेटेंट लर्निंग इज एन एग्जाम्पल। अव्यक्त लर्निंग किसका होता है ना? कोग्निटिव लर्निंग का। ठीक है। अवॉइडेंस लर्निंग है, एस्केप लर्निंग है, कोग्निटिव लर्निंग है, प्रोग्राम्ड लर्निंग। अव्यक्त अधिगम होता है जो बुद्धि के स्तर पर किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा थिंकिंग है, बुद्धि के स्तर पर, कोग्निटिव बुद्धि के स्तर पर जो किया जाता है लर्निंग, वो होती है अव्यक्त लर्निंग। क्यों? दिखाई तो नहीं, सृजनात्मक तो नहीं है, दिखाई नहीं दे रही ना वो बुद्धि के उस पर, तो इसको बोलते हैं हम संज्ञानात्मक। ठीक है। अब अगर रिसर्च कंडक्टेड आफ्टर द केयरफुल इंक्वायरी इज नोन एज, रिसर्च कंडक्टेड आफ्टर द केयरफुल इंक्वायरी इज नोन एज, है ना? जब हम किसी रिसर्च को करते हैं केयरफुल इंक्वायरी के बाद, तो वो कौन सी कहलाती है? अप्लाइड रिसर्च। इसको क्या कहते हैं हम? अप्लाइड रिसर्च कहते हैं हम, क्योंकि सावधानी पूर्वक अन्वेषण के बाद संचालित किया जाने वाला शोध है। जब भी कोई, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमने रिसर्च की, पहले हम उसको जांच के देखते हैं कि वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है। मानव सुविधा के रूप में भी जो हमारे पास वो साधन होते हैं, जो नए नए टेक्निकल जो प्रोग्राम, मतलब जो सामान बनाते हैं ना, इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनको पहले जांच के देते हैं। अप्लाई जब भी तो करेंगे, पहले उसको जांच के देखते हैं। तो इस तरीके से केयरफुल इंक्वायरी के बाद ही उनको प्रयोग किया जाता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज असर्शन आर। दो दिए गए हैं, इसमें दिया गया है कि मूक्स आर लर्नर सेंट्रिक कोर्स, मूक्स अधिगमकर्ता केंद्रित कोर्सेज हैं। एक तो है मूक्स आर लर्नर सेंट्रिक और दूसरा है मूक्स कैन बी असेस्ड बाय ए लर्नर इन द प्रेजेंस ऑफ हिज हर टीचर। तो ये स्टूडेंट्स, इसमें जो सही आंसर है वो है बी। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही ट्रू है, लेकिन जो है आर जो है इसका ट्रू एक्सप्लेनेशन पहले वाले का नहीं है। फिर है if a child feels that his her educational rights are violated in school, then arrange the following steps in correct order for filing a complaint with the State Commission for Child Rights SCPCR, National Commission for Child Rights NCPCR। यदि कोई बच्चा ये महसूस करता है कि विद्यालय में उसके शैक्षिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो उसके द्वारा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR में शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों को की सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका ये है, इनका जो सही क्रम है वो है EABDC। पहला पूरा पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। अप्रोचिंग द पंचायत हेड, म्यूनिसिपैलिटी हेड, पंचायत प्रमुख से संपर्क करना। अप्रोचिंग द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करना। अप्रोचिंग द SCPCR NCPCR, अप्रोचिंग द डिप्टी कमिश्नर, अप्रोचिंग ये अप्रोचिंग द हेड ऑफ द स्कूल, है ना? ये 5 हो गए। अब 5 में से हैं हमारे 4 सही, 5 ही सही हैं। अप्रोचिंग द, अब सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेगा बच्चा? अपने हेडमास्टर को बताएगा, जो प्रिंसिपल होगा। सबसे पहले वो प्रिंसिपल को कहेगा, फिर उसके बाद कहेगा पंचायत हेड को। पहले कहेगा किसको? हेड ऑफ द स्कूल को, फिर कहेगा पंचायत हेड को, फिर कहेगा बी किसको? अप्रोचिंग द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, और फिर कहेगा सी, है ना? फिर कहेगा डी अप्रोचिंग द डिप्टी कमिश्नर को, और फिर कहेगा सी अप्रोचिंग द SCPCR NCPCR, इसको कहेगा। ठीक है। अब 66 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर कौन से हो सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए? समावेशी शिक्षा में एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर कौन से हो सकते हैं? लैक ऑफ माइनॉरिटी बाय अथॉरिटी, रिलीविंग द टीचर फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग, है ना? प्रशासनिक अवरोध कौन कौन से हो सकते हैं? ये क्वेश्चन है। एनकरेजिंग पेरेंट्स टू कलेक्ट स्टिपेंड्स, है ना? कीपिंग साइलेंस ओवर चाइल्ड एब्यूज, ऑर्गेनाइजिंग पीरियोडिक मीटिंग ऑफ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। तो इसका जो आंसर सही है वो है ACD, लैक ऑफ मॉनिटरिंग बाय अथॉरिटी। जब अथॉरिटी का ही सही नहीं होने का, अथॉरिटी मतलब इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, तो वहाँ कमी तो होगी, है ना?
समावेशी शिक्षा के प्रभावी अवरोध की है ना। फिर है एनकरेजिंग पेरेंट्स टू कलेक्ट स्टिपेंड्स, अभिभावक को सीधे विद्यालय से वजीफा छात्रवृत्ति लेने के लिए प्रोत्साहित करना। कीपिंग साइलेंस ओवर चाइल्ड अब्यूज, बाल दुर्व्यवहार के बारे में मौन रहना। ये हैं प्रशासनिक अवरोध। कि प्रशासनिक अवरोध कौन कौन से हो सकते हैं। पहले तो यह है कि भाई अथॉरिटी के द्वारा उसको देखा ही नहीं जा रहा। दूसरा यह है कि जो माता पिता को सीधे विद्यालय से वजीफा मिलना, प्रोत्साहित करना, करते नहीं होंगे, ये कमी है इसमें, है ना, पहचान, ये उन्हें करना चाहिए, उनको आप वजीफा मिलेगा। कीपिंग साइलेंस ओवर चाइल्ड अब्यूज़, और जब चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं समावेशी स्कूलों में तो उन क्या करते हैं, वो चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करते, वहाँ तक बात जाती ही नहीं है। ठीक है, तो ये समावेशी शिक्षा के प्रशासनिक अवरोधों की पहचान ये है। ठीक है, ये अवरोध है। अब आ गई 67 क्वेश्चन आ गया। नेशनल इनोवेशन पॉलिसी वाज प्रपोज्ड इन 11th 5-year प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सी थी? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, या यशपाल कमेटी ऑन हायर एजुकेशन, या नेशनल नॉलेज कमीशन, या कोठारी एजुकेशन कमीशन। नेशनल इनोवेशन पॉलिसी वाज प्रपोज्ड इन द 11th 5, है ना, योजना। तो ये इसका जो आंसर है वो है नेशनल नॉलेज कमीशन 11th 5-year प्लान, 11वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब हुई थी? यह हुई थी, की थी किसने? नेशनल नॉलेज कमीशन ने। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर स्टिपुलेटेड इन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये है यूनिवर्सल इसका है, हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अधिदेशित हैं? पहला है यूनिवर्सल एनरोलमेंट। क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अधिदेशित है, कि कौन से जो नियम कानून है जो बनाए गए हैं 1986 के अधिदेशित, उनको कहा गया है, निर्देशित किया गया, अधिदेशित किया गया है। यूनिवर्सल एनरोलमेंट, सार्वभौमिक पंजीकरण होना चाहिए। यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चाइल्ड अप टू एज 14, ठीक है। ए सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। 3 है, 5 पढ़ लेते हैं। फिर प्राइमरी एज स्टेज बी ऑफ थियरी, ये तो गलती है, 7 से 14 वर्ष तक की है, तो ये तो गलती है। फिर ये एक जो है ये दिए गए थे 5 इंक्रीजिंग प्यूपिल टीचर रेशियो, छात्र शिक्षक अनुपात में वृद्धि, ये भी गलती है, ये नहीं था, ठीक है। फिर 69 है, इन विच ईयर यूनेस्को प्लीडेड टू कंसीडर द एजुकेशन एज ए ग्लोबल कॉमन गुड। इन विच ईयर, यूनेस्को ने कौन से साल में जो है प्लीडेड किया था, यानी कि यूनेस्को ने किस वर्ष में शिक्षा को वैश्विक समान अच्छाई के रूप में मानने का अभिवचन, प्लीडेड मतलब अभिवचन दिया था। तो किसी 4 ईयर दिए गए हैं, इन ईयर 2016, इन ईयर 2017, इन ईयर 2014, इन ईयर 2015। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर है वो है इन ईयर 2015, ठीक है। यूनेस्को ने जो इसके बारे में जो है प्लीडेड किया था, यानी कि अभिवचन दिया था, वो 2015 में दिया गया था। किसको? कि वैश्विक समान अच्छाई के रूप में शिक्षा को, वैश्विक समान अच्छाई की सारे वैश्विक अच्छाई है ये, शिक्षा प्रदान करना वैश्विक अच्छाई है। इसको 2015 में इन्होंने अभिवचन दिया था यूनेस्को ने। निम्नलिखित में से शोध के गौण आंकड़ों का स्रोत कौन सा है? रिलाइज मतलब कौन सा बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा इन रिसर्च। सेकेंड डाटा कौन सा होता है? रिलीज अवशेष, या किसी के द्वारा विगत में लिखा गया निबंध, या पंजीकृत करारनामा, या प्रवृत्ति के आधार पर पूर्वानुमान। तो इसमें से सही आंसर जो है वो है नोवेल रिटन इन द पास्ट बाय समवन, ठीक है। ये हो गया आपके 70 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और यूनेस्को के बारे में जो ये थोड़ा तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा होगा, इसके बारे में बता देती हूँ मैं। यूनेस्को ने 2015 में शिक्षा का वैश्विक अच्छाई के रूप में मानने का वचन दिया था। यूनेस्को मुख्यतः शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक मानव विज्ञान, संस्कृति, सूचना व संचार के जरिए अपनी गतिविधियां संचालित करता है। किसके द्वारा? इनके द्वारा संचालित करता है अपनी गतिविधियां। यूनेस्को के द्वारा शिक्षा सीखने की सुविधाजनक बनाने, ज्ञान, कौशल, मूल्यों, विश्वासों, आदतों के अधिग्रहण की प्रक्रिया है। भारत 1946 में स्थापना के बाद से यूनेस्को का सदस्य रहा है।
यूनेस्को का जो मुख्यालय वो फ्रांस में है, पूरी जानकारी दे रखी है ना। शैक्षिक स्तर पर यूनेस्को शिक्षा का उद्देश्य सभी उम्र के शिक्षार्थियों को अधिक शांतिपूर्ण, सहिष्णु, समावेशी और सुरक्षित समाज के निर्माण में स्थानीय और वैश्विक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाना है ना। शिक्षार्थियों को सशक्त बनाना है, ये सारे उद्देश्य हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके 70 क्वेश्चंस हो गए। और आपको आज का सेशन कैसा लगा? वेरिएबल्स आपके समझ में आए या नहीं आए? मैंने अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है उदाहरण के साथ में। और स्टूडेंट्स, अब तो पेपर तो हो चुके जून के, अब दिसंबर के लिए आप तैयारी पूरे मन से कीजिए। हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और यूं ही बस पढ़ते रहिए। और बाय बाय।